नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह। आज मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें चाहे मत करें, लेकिन इस वीडियो से नॉलेज जितना हो सके उतना लीजिए। और आपको मैं एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ कि ये पूरा फर्स्ट चैप्टर मैं 1 पेज में फिनिश करूँगा, 1 पेज के नोट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं और मैं कुछ पल में वीडियो शुरू करने वाला हूँ। यही है वो पेज जिसमें हम पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे। आपको बहुत छोटे रूप से आप इसे पूरा अच्छे से समझ सकेंगे। और अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। दूसरा, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तीसरा, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। चौथा, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। पांचवा, एबॉलिशन ऑफ द सैलरी। छठवां, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये जो थर्ड टॉपिक है, फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक, ये सबसे लॉन्ग टॉपिक है। और जो फिफ्थ टॉपिक है, द एबॉलिशन ऑफ सैलरी, ये सबसे शॉर्ट टॉपिक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। इसको भी 3 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। पहला तो उस टाइम के फ्रेंच की फ्रांस की स्टोरी। दूसरा, स्ट्रगल टू सर्वाइव जो वहाँ पे होता था। और तीसरा, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवाइजेस टू एंड द प्रिविलेजेस। ये 3 टॉपिक हैं। चलिए अब मैं आपको वहाँ की स्टोरी बताता हूँ। ये बात है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 1774 से शुरू होती है। उस टाइम जो वहाँ के किंग थे लुइस 16, वो बॉर्नर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बात 1774 की है। उनके बॉर्नर फैमिली में सारे लोग किंग हुए थे, उनके पूर्वज कह सकते हैं आप। और लुइस नाम के ही सब किंग थे और 16 लगातार किंग थे, इसीलिए लुइस, लुइस सेकेंड, लुइस थर्ड, लुइस फोर्थ, लुइस फिफ्थ, लुइस सिक्स्थ, लुइस सेवन्थ, ऐसे करते करते लुइस 16। ये इन्हीं किंगों का नाम है जो अभी तक 16 सेंचुरी तक हो चुके थे। अब बात करते हैं, जब लुइस 16 20 ईयर के हो गए तो उनका वेडिंग ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनाइट के साथ हो गया। ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रेरियन प्रिंसेस मैरी एंटोनाइट के साथ हो गया। लेकिन जब वो उनकी वेडिंग हो गई और वो किंग बन गए तो उन्होंने अपना ट्रेजरी देखा, ट्रेजरी मीन्स खजाना देखा, तो वो पूरी तरीके से खाली था। अब खजाने से फाइनेंशियल रिक्वेस्टों को पूरा करना बहुत महंगा हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने रहने के लिए एक महल बनाया जिसका नाम था इमेंस पैलेस ऑफ वर्जेलिया। वो लुइस 16 जो थे एक अय्याश टाइप के थे, इसलिए उन्होंने खजाना न होते हुए भी एक आलीशान महल बनवाया जिसकी लागत बहुत ज़्यादा आ गई। और फिर उनकी दूसरी गलती, एक तो अपने देश को संभालने जितने पैसा नहीं है और वो दूसरे कंट्री को फ्रीडम कराने चले गए। वो कंट्री थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब आप समझ लीजिए वहाँ के 13 स्टेट थे, उनको फ्रीडम कराने चले गए। एक तो उनके राजकोष में पैसा नहीं, फ्रीडम कराने चाहिए, वो भी किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। ब्रिटेन के अगेंस्ट उनको फ्रीडम करा तो लिया, लेकिन उसके चलते वो 1 बिलियन लीवर के कर्जे में आ गए। जैसे यहाँ पे इस टाइम रुपीज करेंसी है, वैसे उस टाइम वहाँ पे लीवर करेंसी थी। अब नहीं वहाँ पे लीवर है, अब वहाँ पे फ्रैंक है, लेकिन उस टाइम वहाँ पे लीवर करेंसी थी। 13 कॉलोनीज को फ्री करा लिया, लेकिन 1 बिलियन लीवर डेप्थ में चले गए। और उससे पहले ही वो, इस डेप्थ से पहले भी उनके ऊपर 2 बिलियन लीवर का डेप्थ था, तो टोटल हो गया 3 बिलियन लीवर। और टाइम बढ़ने की वजह से अब जो लैंड ओनर उन्हें डेप्थ दिए थे, वो कहने लगे कि अब मुझे 10%
इंटरेस्ट चाहिए इस डेप्थ के ऊपर, तो उनके ऊपर समस्या आ गई। वो जो भी चीज़ स्टेट से पाते, वो इंटरेस्ट भरने में रह जाते, ना वो अपना डेप्थ भर पाते और ना ही अपनी फाइनेंशियल रिक्वेस्टों को पूरी कर पाते। अब उनके पास डेप्थ भरने के अलावा भी बहुत चीज़ें थी, जैसे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना, अपने जज कोर्ट को सही करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उन्होंने टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा। जब वो टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा तो ठीक है, टैक्स बढ़ जाता, लेकिन एक गलती थी। वहाँ उस टाइम फ्रांस को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था। स्टेट नहीं, स्टेट, स्टेट मीन्स जातियाँ। जैसे इंडिया में हिंदू पहले 3 स्टेट में डिवाइड हुआ करते थे, 4 स्टेट में डिवाइड हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास, शूद्र, ये 4 स्टेट को कन्वर्ट करके वहाँ 3 स्टेट में डिवाइड किया गया। क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, यही 3 स्टेट थे। क्लर्जी में चर्च के जो फादरी होते थे वो रहते थे। नोबिलिटी में वहाँ के किंग, उनकी आर्मी, वो लोग रहते थे। और थर्ड स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉयर एक्सेट्रा एंड प्रिजन्स, ये लोग रहा करते थे। तो जो टैक्स भरना पड़ता था, वो बस थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था और किसी को नहीं। और जो वहाँ के कलर्जी ग्रुप के लोग थे और नोबिलिटी ग्रुप के लोग थे, इनको बर्थ से ही कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। ये थर्ड स्टेट में जो प्लीजेंट्स रहते थे, प्लीजेंट मतलब मजदूर, जो मजदूर रहते थे, वो उनसे जो क्लर्जी लोग थे वो अलग टैक्स लेते थे जिसका नाम थाइस था। नोबिलिटी लोग अलग टैक्स लेते थे जिसका नाम टैलिया था। और जैसे इंडिया में नॉर्मल जो टैक्स लगता है कि बिस्कुट खरीदने गए, 5 रुपीज़ का बिस्कुट खरीदे, 0.50 रुपीज़ गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया उसी में से। लेकिन वहाँ तो ये था ही, प्लस अलग से टैक्स भरना पड़ता था। इनकम टैक्स, सारे टैक्स थे, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स, और ये सब अलग से देना पड़ता था, जैसे डायरेक्ट टैक्स। फिर हम लोग अपना सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1715 में जब लुइस 14 किंग थे वहाँ के, तब फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन बस थी। और लेकिन जब लुइस 16 किंग हुए, तब फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। तो 69 ईयर में 5 मिलियन, 50 लाख का बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से वो इस पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे जो फूड ग्रेन थे, उनमें घटाव आ गया, और जो वहाँ पे खाने के कॉस्टेस थे वो बहुत हाई बढ़ने लगे। इस वजह से जो पक्की तनख्वाह वाले लोग थे, जिनको हर महीने फिक्स वेजेस मिलता था, वो भी अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरी कर पाते थे। वो भी अपनी सारी ज़रूरतों को नहीं पूरी कर पाते थे और मरे-मरे टाइप के रहते थे। और कभी-कभार अगर बैड हार्वेस्ट हुआ, ड्रेन आ बा बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो वल्ला-वल्ला पूरा तबाह हो जाते थे। उसी सिचुएशन को सस्टेंस क्राइसिस कहा जाता था। ये जब सस्टेंस क्राइसिस आता था, ये ओल्ड रेजिम में भी आता था। ओल्ड रेजिम मतलब 1789 से पहले की सिचुएशन, और ये सस्टेन क्राइसिस जब पहली बार आया, तो वो थी 1789 के बाद की सिचुएशन। सस्टेन क्राइसिस के आने की वजह से जो पहले तो ब्रेड के कॉस्ट बढ़े ही थे पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन सस्टेन क्राइसिस होने के बाद और तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने लगे। सॉरी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ने लगी, वहाँ के ब्रेड की कॉस्ट बढ़ने लगी। ब्रेड मीन्स यहाँ का नॉर्मल भोजन कह सकते हैं, वो ब्रेड को भोजन वहाँ के लोग कहते थे। तो इस वजह से वो लोग थर्ड स्टेट, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उसमें सबसे हाईएस्ट 90% लोग प्लीजेंट्स थे, मजदूर थे। और लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि खुद की ज़मीन खरीद के उस पे कल्टीवेशन कर सके। और जो 60% लैंड्स थी, वो तो नोबिलिटी ग्रुप के लोगों ने खरीद ही ली थी। 10-15% क्लर्जी ग्रुप के लोग खरीद ही चुके थे। बची 25%। 25% में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला थर्ड स्टेट को दिया गया था। वो भी उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वही लोग कर पाते थे।
ये थर्ड सिचुएशन आई, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इनटू प्रिविलेज। ये एक मेन पॉइंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, दे गो टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द टैक्सेस। तो इस टैक्स बढ़ने की वजह से जब वो खाने के लिए मरने लगे तो उन्होंने एक रिवॉल्ट छेड़ दी। लेकिन वो लोग सोचने लगे कि ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो किंगडम है, तो इस पे रिवॉल्ट करने का क्या मतलब है, हमारा ही लॉस होगा। लेकिन उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि लॉयर हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर हुए, इन दोनों ने कहा किसी भी ग्रुप को जन्म से कोई फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए लेकिन मेरिट के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पे। और उन्हीं में से कुछ फिलोसफियर उभर के सामने आए जिनका नाम था जॉन लॉके, जीन जैकस रोजिया एक्सेट्रा। फिर इन दोनों जॉन लॉके और जीन जैकस रोजिया ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीट ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीट ऑफ इस बुक में जॉन लोके ने लिखा था कि हमारी कंट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन चल रहा है, यानी कि हमारे जो किंग है ये हमारी पूरी कंट्री को 3 स्टेट में बांटते हैं और हमारे 3 स्टेट का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। और जो वहाँ पे ये थे जीन जैकस रोजिया, उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट यानी कि किंग्स के और हमारे बीच में सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए ताकि हम लोग उनसे बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, लेकिन वहाँ का किंग उनसे मिलता ही नहीं था। और एक वकील थे, एडवोकेट थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने लॉ की मदद से कहा कि हमारी गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उन्होंने ये बात अमेरिका की उन 13 कॉलोनी से ली थी जिन्हें फ्रांस ने छुड़ाया था। वो 13 कॉलोनीज अब फ्रांस से भी हाई रैंक पे जा चुकी थी इन्हीं को फॉलो करते हुए, जबकि उन्हें फ्रांस से भी लोअर कैटेगरी में थी, उनको आज़ादी अभी अभी मिली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन आप नॉलेज लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मेरी ओर से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।